जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का सेट 1 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। दोस्तों यदि बात करें दोस्तों जैक के द्वारा दोस्तों आप लोगों को टोटल 5 मॉडल सेट जारी किया जाएगा, जिसमें से ये सेट 1 है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में करा दिया गया है। तो दोस्तों ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। और यदि बात करें फ्रेंड टाइम की, तो टाइम आपको 1.5 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए और 1.5 घंटा आपको सब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से दोस्तों मॉडल सेट जो है वो काफी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक मार्क्स दिया जाएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा। आने को बताना फ्रेंड, ये जो कथन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन है वो कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कुमारी सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड, तो ये जो है वो यूएसए यानी अमेरिका की रहने वाली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुमारी सैंपल है ये कहाँ की थी, तो अमेरिका की। ठीक है, नियम 2 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यानी इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या जो है वो विरल नहीं, यानी जनसंख्या कम नहीं है। तो दोस्तों आटाकामा जो है ये एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी विरल पाए जाते। ध्रुवीय प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी कम पाए जाते। लेकिन ये जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, नियम 3 में दिया गया है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। दोस्तों आपको बताइए जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष है जो कि प्रवास के कारण है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रवास के लिए। ठीक है, नहीं 4 में दिया गया कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, ना इनमें से कौन सा देश का जो है वो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है वो लाटविया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो लाटविया, और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है दोस्तों वो 943 महिला जो है वो भारत का जो है वो लिंगानुपात है। ठीक है, देखो 5 में दिया गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने की देन है। हमें बताइए जो मानव विकास की अवधारणा है वो इनमें से कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा जो फ्रेंड वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। ये तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जो है फ्रेंड वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और जो बात करें भारत में दोस्तों जो भारत से जो है मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो प्रो अमर सैन के द्वारा दोस्तों भारत से दिया गया था। तो ऑप्शन ये अगर भारत से पूछा जाएगा तो प्रो अमर सैन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। आपको पता है इनमें से कौन सा जो है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो दोस्तों गेहूं जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, बताने इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। यहाँ का साक्षरता दर कितना फ्रेंड, तो यहाँ का जो साक्षरता दर है फ्रेंड वो 92.28% है। ठीक है, और यदि बात करें कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य फ्रेंड वो राजस्थान है। ठीक, राजस्थान है दोस्तों, केरल। ठीक है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यदि राज्य पूछेगा तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। आने को 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है वो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना थी, तो 121.01 करोड़ जो फ्रेंड वो 2011 के अनुसार भारत की कुल संख्या थी। ठीक है, यदि बात की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत में, तो 2011 के अनुसार जो फ्रेंड वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो यूपी था। ठीक है, और यदि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे कम जो फ्रेंड वो सिक्किम था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी, सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट 9 में दिया कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। आने को ये नई औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 24 जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1991।
नेक्स्ट 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शहर जो है फ्रेंड वो नदी के तट पर स्थित नहीं। तो दोस्तों ये जो कोलकाता है ये नदी पर स्थित है, ये आगरा भी है किसी नदी के तट पर स्थित है, पटना जो फ्रेंड ये भी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये जो भोपाल है फ्रेंड ये कोई भी नदी के तट पर स्थित नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन 11 में देखिए कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है, यानी इनमें से बताना कि शुष्क कृषि के अंतर्गत फ्रेंड इनमें से कौन सा फसल जो है वो नहीं बोया जाता है। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो फ्रेंड वो शुष्क फसल के अंतर्गत नहीं बोया जाता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 12 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सा नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महानदी। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको बताना है कि 2011 के अनुसार जो फ्रेंड वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुणे। जी हाँ दोस्तों, पुणे जो है वहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक थी, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। नेक्स्ट 15 में देखें कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, यानी आपको बताना चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से जो है वो मसाई जनजाति के द्वारा काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, आने वाले इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या जो केंद्रित है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मैदानी प्रदेश में रहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मैदानी प्रदेश। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे किसी भी संसाधन का विकास करना काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 में देगा कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है ना, अगर इनमें से कौन सा कारण जो है फ्रेंड वो संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, वहाँ पे जितने भी पुरुष है दोस्तों वो कार्यशील जनसंख्या के लिए किसी रोजगार पाने के किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो यही दोस्तों कारण है जो कि वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट 18 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है वाला है, इनमें से कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला है। तो दोस्तों सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला देश की बात करें तो सबसे अधिक जो है वो नॉर्वे है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नॉर्वे। और यदि बात करें भारत में सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो राज्य है वो केरल है, ठीक है। यदि बात करें 2021 के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट 19 में देखें कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है ना, इनमें से कौन सा प्रदेश में जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अमेजन वन। जी हाँ दोस्तों, ये जो जंगल वाला क्षेत्र है यहाँ पे कोई भी कृषि नहीं किया जाता है। ये जो अमेजन वन कहाँ पे है फ्रेंड, तो अमेजन जो वन है वो ब्राजील में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया 20 में कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है। तो दोस्तों भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला 21 में दिए गए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक नहीं कारक है, इनमें से कौन सा कारक जो है फ्रेंड वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। तो महामारी जो फ्रेंड वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। रोजगार स्थिरता देखा जाए तो दोस्तों ये जो फ्रेंड ये भी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। जल की अनुपलब्धता भी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा, और लेकिन ये जो रोजगार है फ्रेंड ये अपकर्ष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रोजगार के अवसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो दोस्तों भारत का 2016 के अनुसार देखा जाए तो 131वां स्थान था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 131। नेक्स्ट वन दिया 23 में कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में देखें
कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है ना बताएं फिर। जो आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वो कितना वर्षा की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वर्षा की होती है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, और यदि बात करें शुष्क कृषि के अंदर कितना आएगा, तो शुष्क के अंतर्गत आएगा 275 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, नेक्स्ट 25 दिया गया कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल साधन है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये बात करिए जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। तो यदि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो गंगा की। इसकी लंबाई कितनी, तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट 26 में दिया कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। आने को ये हरित क्रांति है, इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रयोग जो है सबसे पहली बार डॉक्टर विलियम गार्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर विलियम गार्ड। नेक्स्ट 27 में दिया गया कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय जनगणना में जो फ्रेंड वो कौन सा वर्ष जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या हो गया था। तो 1921 में जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1921। कितना परसेंट हुआ था फ्रेंड, तो परसेंट की बात करें तो 0.31% जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। तो यदि बात करें जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, तो दोस्तों 1971 ईस्वी में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था। ठीक है, 28 में दिया कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है ना बना। ये जो भारत में स्थानांतरित कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, झूम कृषि। और यदि बात करें ये जो रोका है तो ये रोका कहाँ पर कहा जाता है, तो रोका जो फ्रेंड वो ब्राजील में कहा जाता है। ठीक है, और रे की बात करें तो दोस्तों रे जो है फ्रेंड वो वियतनाम में कहा जाता है। 29 में दिया गया कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है ना। बोले ये दो देशों के बीच मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 30 में दिया गया कि कोची पतन अवस्थित है। आने वाले जो कोची पतन है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये जो कोची पतन है फ्रेंड वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे व्यस्त वाला व्यस्तम समुद्री मार्ग है। तो 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर मार्ग। जी हाँ दोस्तों, ये जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है ये काफी ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, 32 में देखिए कि पनामा नहर जोड़ती है ना। ये जो पनामा नहर है वो कहाँ से कहाँ जोड़ती है, दोस्तों पनामा नहर जो फ्रेंड वो प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 33 में देखिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। आने वाले जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है, दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला 34 में दिया कि पूर्व पश्चिमी गलियारा जोड़ता है ना। बताएं ये जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर को पोरबंदर से। दोस्तों ये जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सिलचर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो सिलचर जो है वो असम में स्थित है, और जो पोरबंदर है वो गुजरात में स्थित है। और यदि उत्तर से दक्षिण बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, अगला 35 में कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्यों किया। ये मुंबई में सबसे पहली बार जो है सूती कारखाना की स्थापना किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था, मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, तो संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारण के कारण जो वो मुंबई में जो है वो पहली सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और जैसे हर एक सब्जेक्ट का यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन का मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।